नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी को लेकर के। और जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए तमाम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। हालांकि इस वन शॉट से जुड़ा हुआ आज का हमारा पार्ट सेकंड रहेगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लिया था। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, रेगुलर एसओएल एनसी वेब, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर इक्वली इंपोर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं आज की हमारी इंपोर्टेंट लिस्ट का पहला क्वेश्चन। देखिए, पार्ट 1 के अंदर जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक स्टडी किया था, वो लास्ट टॉपिक था सर रिसर्च डिजाइन क्या होता है और रिसर्च डिजाइन का आज बेसिकली उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये टॉपिक था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने आपको कहा था सर ये वाला वो डिफरेंस है जिसको आपको पढ़ के जाना है, यहां से 101% आपके एग्जामिनेशन के अंदर सवाल देखने को मिल सकता है। तो ये आपका क्या है, इसको आप लोग बोलते हो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और ये क्या रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अच्छा, एक ध्यान दीजिएगा, आज का सेशन हम लोग बहुत बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि कल का एग्जामिनेशन रहेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन है जहां पर मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनको अगर आप लोग केवल रीड कर लेंगे ना तो आप लोग डेफिनेटली समझ जाएंगे और अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर उनके आंसर को लिख सकते हैं। तो जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग स्किप कर देंगे और जहां पे मेरे को लगा कि मेरे को बात करनी चाहिए वहां पे मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। और इस सेशन का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, आज का जो अच्छा ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ लेना है, जैसे रिसर्च हाइपोथेसिस का क्या मीनिंग होता है, जैसे आपका बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का क्या मीनिंग होता है, उसके बाद आपका कंफाउंडेड रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, इसके अलावा आपका एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको एक बार पढ़ लेना है। सबसे जरूरी क्वेश्चन आता है सर आपके एक्सपीरियंस सर्वे को लेकर के। एक्सपीरियंस सर्वे का मीनिंग क्या होता है और आपको एक्सप्लेन करना है इसकी यूटिलिटी किसके अंदर। देखिए वापस से क्वेश्चन आ गया, आपका जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी है ना उसके अंदर इसकी यूटिलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है सर एक्सपीरियंस सर्वे का मतलब क्या होता है। एक्सपीरियंस सर्वे अपने आप में एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल आप लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर करते हैं और जहां पर जो आपके रिसर्चर होते हैं ना वो बेसिकली इंफॉर्मेशन का गैदरिंग करते हैं एक ऐसे नॉलेजेबल पर्सन से, एक ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन से जिसको एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होती है प्रॉब्लम को लेकर के और बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टडी के अंदर, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई जानकारी अगर किसी व्यक्ति को है, जैसे ये लोग आपके बेसिकली एक्सपर्ट हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं या कोई अनदर लोग हो सकते हैं जिनके पास अपने फील्ड का एक्सपर्टीज होता है, उनसे इंफॉर्मेशन को गैदर करना ये क्या कहलाता है सर एक्सपीरियंस सर्वे कहलाता है। और एक्सपीरियंस सर्वे के अंदर अगर आप लोग पर्पस की बात करते हैं तो हम बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है, आपको इनसाइट को गेन करना होता है, आपको बेसिकली जो आपके इंपॉर्टेंट वेरिएबल है उनको आइडेंटिफाई करना होता है और आइडियाज को ऑब्टेन करना होता है ताकि आप लोग अपनी जो रिसर्च प्रॉब्लम है ना उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर पाए, एग्जामिन कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा मेन मोटिव रहता है। वहीं अगर आप लोग इसकी यूटिलिटी इन द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर बात करते हैं तो बहुत बेसिक पॉइंट है सर, ये आपका हेल्प करता है बिजनेस रिसर्च को अंडरस्टैंड करने में, ये नए नए आइडियाज को जनरेट करने में और नए नए इंसाइट को जनरेट करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आप लोग फॉर्मुलेट करना चाहते हैं हाइपोथेसिस को तो वहां पे ये आपको असिस्ट करता है। ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है इंपोर्टेंट वेरिएबल को लेकर के, ये आपका फैसिलिटेट करता है प्रॉब्लम डेफिनेशंस को लेकर के, ये आपका टाइम और कॉस्ट दोनों बचाने में आपकी मदद करता है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन फॉर फ्यूचर रिसर्च आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे कोई समझने वाली बात नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। बस ध्यान दीजिएगा एक्सपीरियंस सर्वे का डेफिनेशन आपको क्लियरली अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा हुआ होना चाहिए। अब इसके अलावा एक और सवाल है सर, आपको एक्सप्लेन करना है किसके पर्पज को, सर जो आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है ना उसके पर्पज को आपको एक्सप्लेन करना है। अब आप सभी ने पढ़ा होगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या होता है, हम लोग बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के चर्चा करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। किसी भी
की, या फिर आप लोग कह सकते हैं बेसिकली अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वो रिसर्च होती है जहां पर डिस्क्राइब किया जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के, फिनोमिनन को लेकर के, और ग्रुप एक्यूरेटली एंड द सिस्टमैटिकली। समझ में आया? यानी कि किसी भी ग्रुप, किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी सिचुएशन की कैरेक्टरिस्टिक को बेसिकली डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाता है। और बुनियादी तौर पे यहाँ पे हम लोग जैसे हु है, व्हाट है, वहन है, वेहर है एंड हाउ है जैसे सवालों के जवाब इन रिसर्च के अंदर खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। अब सबसे जरूरी बात क्या है सर, इनके पर्पज क्या होते हैं? तो बहुत बुनियादी पर्पज है सर। अगर आपको किसी भी पॉपुलेशन या ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना है तो आपको बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग एस्टिमेट करना चाहते हैं पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को, तो वहां पे इसका सहारा आपको लेना पड़ेगा। अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो वहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स को, तो वहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है? एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना है। अगर आपको प्रोवाइड करना है इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा अगर आप लोग ऑब्टेन करना चाहते हैं डिटेल पिक्चर ऑफ द सिचुएशन, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, एंड अगर आप लोग सर्व करना चाहते हैं बेसिस फॉर द फ्यूचर रिसर्च। तो ये कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट है जो हर एक क्वेश्चन के अंदर आप लोग डाल सकते हैं और दिखे भी गए, जहां पे आप लोगों को लगेगा कि यार ये सेम टू सेम वही पॉइंट है जो हम लोगों ने पहली क्लास के अंदर भी पढ़े थे। तो यहाँ पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इनको आप लोग एक बार पढ़ के ना, आप लोग जहां पर रेलिवेंसी दिखे वहां पे एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आ सकते हैं। एक सवाल बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है सर, जिसको आप लोग कहते हैं लैटिन स्क्वायर डिजाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। समझ में आया? यानी कि आपको क्या एक्सप्लेन करना है सर? आपको एक्सप्लेन करना है लैटिन स्क्वायर डिजाइन का क्या मतलब होता है। देखिए लैटिन स्क्वायर डिजाइन को आप लोग शॉर्ट में एलएसडी के नाम से जानते हैं, और ये अपने आप में एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है जिसका इस्तेमाल कंट्रोल करने के लिए किया जाता है इफेक्ट ऑफ द टू एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। ये आपको याद रखना है, जितने भी आपका एक्स्ट्रानियस वेरिएबल होते हैं ना, मिनिमम जो आप लोग दो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल की बात करते हैं, उनके इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आप लोग लैटिन स्क्वायर डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं अलोंग विद द ट्रीटमेंट वेरिएबल। और यहाँ पे किसका इस्तेमाल साथ साथ में क्या लेके चलते हैं? ट्रीटमेंट वेरिएबल भी लेके चलते हैं। और ध्यान दीजिएगा ईच ट्रीटमेंट अपीयर ओनली वंस इन ईच रो एंड ईच कॉलम। याद रखिएगा इसकी शर्त ये है कि आपका जो हर एक ट्रीटमेंट है ना, ईच ट्रीटमेंट अपीयर होना चाहिए केवल और केवल एक बार एक रो के अंदर और एक कॉलम के अंदर। तो ये बुनियादी डेफिनेशन है, बस आपको ये पढ़ लेना है और यही आपका एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आना। सवाल के अंदर लिमिटेशन पूछा गया है, तो लिमिटेशन बिल्कुल सिंपल है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहली लिमिटेशन क्या है? कंट्रोल ओनली टू एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। जैसे ही आप लोग दो से ज्यादा एक्स्ट्रानियस वेरिएबल की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। अब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे याद रखिएगा हम लोग अज्यूम करके चलते हैं नो इंटरेक्शन इफेक्ट को लेकर के, यानी कि जो आपके बेसिकली ट्रीटमेंट है रो और कॉलम के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, इस तरीके की अजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लेआउट एंड एनालिसिस देखने को मिलता है। इसके अलावा इक्वल नंबर ऑफ रोज कॉलम एंड द ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है। जब भी आपके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स और ट्रीटमेंट अगर इक्वल नहीं रहेंगे तो यहाँ पे अगेन कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है और इसकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका डेटा सिमेट्रिक नहीं है, डेटा के अंदर कोई भी मिसिंग डेटा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और ये आपका बेसिकली जितने भी लार्ज एक्सपेरिमेंट है ना, उनके लिए सूटेबल नहीं होता है। और यहाँ पर रैंडमाइजेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, माने यहाँ पे रैंडमाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, रैंडमाइजेशन को अलाउ नहीं किया गया है। ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा पॉइंट है जिनको आप लोगों को पढ़ लेना है, जिनको आपको लिखना है एग्जामिनेशन के अंदर एज इट इज। अब आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन रहेगा ना सर, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द डेटा। देखिए डेटा कलेक्शन के कितने मेथड है, तो देखिए अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं। एक आपका प्राइमरी डेटा कलेक्शन कहलाता है, एक आपका सेकेंडरी डेटा कलेक्शन कहलाता है। आप सभी जानते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर भी डेटा को कलेक्ट किया जाता है फर्स्ट हैंडेडली, वो आपका प्राइमरी डेटा होता है, यानी कि फ्रेश डेटा है, फर्स्ट टाइम उसको बेसिकली कलेक्ट किया गया है, वो आपका प्राइमरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा के अंदर डेटा पहले से ऑलरेडी अवेलेबल था, जस्ट उसकी रीअरेंजमेंट हम लोग करते हैं। जैसे अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं
तो किसी व्यक्ति ने सबसे पहले जब डिस्कवर किया होगा, इससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया होगा, तो वो प्राइमरी डेटा होगा। अब जितने भी टीचर्स इसको यूज करते हैं, जितने भी रिसर्चर इसको यूज करते हैं, तो वो उनके लिए क्या बन जाता है सर, सेकेंडरी डेटा बन जाता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम डेटा आता है ना, वो आपका प्राइमरी डेटा होता है। जो मल्टीपल टाइम हो जाता है, सेकेंड हैंड हो जाता है, वो आपका सेकेंडरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा के अंदर आपके जैसे बुक्स हो गए, जर्नल्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गई, रिसर्च पब्लिकेशन हो गए, वेबसाइट हो गए, ये आपके सारे सोर्स की कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अनपब्लिश्ड सोर्स के अंदर आते हैं, जैसे कंपनी के रिकॉर्ड्स हो गए, रिसर्च रिपोर्ट हो गई, थीसिस हो गई और प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो गए, ये सब आपके पब्लिश हैं और ये अनपब्लिश है, बेसिकली सेकेंडरी डेटा के अंदर आते हैं। प्राइमरी डेटा के अंदर जैसे आपका ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, इंटरव्यू मेथड हो गया, क्वेश्चनेयर मेथड हो गया, उसके बाद शेड्यूल मेथड हो गया, उसके बाद एक आपका एक्सपेरिमेंटेशन मेथड हो गया। जैसे ऑब्जर्वेशन की बात करते हो, एक व्यक्ति अपनी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे एक डेटा को कलेक्ट करता है, वो आपका ऑब्जर्वेशन डेटा कहलाता है। अगर आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू, यानी कि आपका इंटरव्यू के बाद जो भी क्वेश्चन सवाल जवाब होंगे, वहां से जो एक रिजल्ट निकलेगा, जहां जो डेटा निकलेगा, वो बेसिकली क्या कहलाएगा सर, प्राइमरी डेटा कहलाएगा। क्वेश्चनर मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है और एक्सपेरिमेंटल मेथड या एक्सपेरिमेंटेशन मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर के आपको ये याद रखना है, अगर डेटा पहले से अवेलेबल था, कहीं पे भी अवेलेबल था, तो आपका सेकंड हैंडेड होगा। अगर अवेलेबल नहीं था, फर्स्ट टाइम हमने उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, तो वो आपका प्राइमरी डेटा कहलाएगा। ये आपका बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है। विच वन इज मोस्ट सुटेबल कंडक्टिंग इंक्वायरी रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया। अगर आप लोग सबसे बेसिकली बेस्ट मेथड या सुटेबल मेथड की बात करते हो, तो वो आपका बेसिकली इंटरव्यू मेथड कहलाएगा, जिसको आप लोग मोस्ट सुटेबल मेथड कहते हैं। इसके अलावा काफी सारे अल्टरनेटिव मेथड भी हैं, लेकिन आपको केवल और केवल ये लिख के आना है सर, इंटरव्यू मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल मेथड कहलाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको बना लीजिएगा। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का मतलब ऑलरेडी वो आपका पहले से एग्जिस्ट करता है। इंटरनल अगर आपका मैनेजमेंट, जैसे किसी भी कंपनी का जो इंटरनल टीम होता है, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, अगर वो इजाद करते हैं, अगर वो बेसिकली उस डेटा के ऊपर काम करते हैं, तो वो आपका इंटरनल सेकेंडरी डेटा होगा। अगर बाहर के लोग उस पर चर्चा करते हैं, तो वो आपका एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा होगा। जैसे अगर आप लोग इंटरनल सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं, डेटा कलेक्टेड एंड मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स ओन पर्पज। अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर डेटा को कलेक्ट और मेंटेन किया जाता है खुद के पर्पज के लिए, तो वो आपका इंटरनल सेकेंडरी डेटा होता है। वहीं अगर आप लोग डेटा कलेक्शन एंड पब्लिशिंग की बात करते हो बाय द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और द एजेंसी, वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ध्यान रखिएगा, सोर्स की बात करते हो तो इंटरनल सेकेंडरी डेटा के अंदर कंपनी रिकॉर्ड्स एंड इंटरनल डॉक्यूमेंट सोर्स होते हैं। एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा के अंदर गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो गए, जर्नल्स होगी, बुक्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए और वेबसाइट सोर्स रहने वाले हैं। इसी तरीके से अवेलेबिलिटी की बात करते हो तो ये जो इनकी अवेलेबिलिटी है, जो आपके इंटरनल सेकेंडरी डेटा है, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये आपके अवेलेबल होते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपको याद रखना है। अब इसी तरीके से पर्पज ऑफ कलेक्शन की बात करते हो तो आपका इंटरनल सेकेंडरी डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड होता है फ्रॉम द इंटरनल बिजनेस ऑपरेशन, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक, कमर्शियल और रिसर्च पर्पज। ये आपको याद रखना है, इसका बेसिकली इस्तेमाल रिसर्च पर्पज के अंदर किया जाता है। कॉस्ट की अगर आप लोग बात करते हो तो इंटरनल सेकेंडरी डेटा का कॉस्ट लोअर होता है एज कंपेयर टू द, अगर आप लोग एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं, और ये जो आपका डेटा है ये ज्यादा रेलिवेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज कंपेयर टू द, और यहाँ पे जो रेलिवेंसी है ना, वो डिपेंड करती है सोर्स एंड द मेथड्स ऑफ कलेक्शन के ऊपर। कुल मिलाकर के दे आर द मल्टीपल पॉइंट्स जिनको आप लोग लिख सकते हैं। बस आपको बुनियादी तौर पे ये पता होना चाहिए सर इंटरनल सेकेंडरी डेटा क्या होता है, एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा क्या होता है। ठीक है, इसको आपको पढ़ के जाना है। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपका रहेगा, सर आप लोग प्राइमरी डेटा से क्या समझते हैं, इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन को लिखना है। अभी अभी हमने पढ़ा जो भी फर्स्ट हैंडेड डेटा होता है वो क्या कहलाता है, वो सर आपका प्राइमरी डेटा कहलाता है। कुछ आपकी लिमिटेशन है, जैसे यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है, यहाँ पे स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है, लिमिटेड कवरेज होता है और पॉसिबिलिटी ऑफ द बायस
होती है, इसके अलावा इसको कलेक्ट करना भी डिफिकल्ट होता है। अगर एडवांटेजेस की बात करते हो तो सर अपने आप में ऑथेंटिक ओरिजिनल डेटा रहता है, ये स्पेसिफिक टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़िया मिलती है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती है, बेटर रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इस डेटा के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप सभी अपने मल्टीपल सब्जेक्ट के दरमियान पढ़ के आए होंगे और डेफिनेटली इन तमाम जो पॉइंट्स इनका इस्तेमाल करके आप लोग इस तरीके के सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा प्लीज, ये वाला भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब आपको बताना है सर सर्वे का मीनिंग क्या होता है और आपको मेजर मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन वाया द सर्वे को बताना। छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सर्वे की अगर आप लोग बात करते हैं तो सर्वे इज ए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन बाय आस्किंग ए क्वेश्चन टू ए रिस्पोंडेंट। याद रखिएगा, रिस्पोंडेंट से सवाल पूछने का जो प्रक्रिया है, एंड रिकॉर्डिंग देयर आंसर फॉर एनालिसिस, यानी कि आपने सामने वाले से सवाल पूछा, उसने जो जवाब दिया उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया। ये जो प्रोसेस होगा ना, ये जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है सर? आपका सर्वे कहलाता है। और अगर आप लोग सर्वे की बात करते हैं तो मेजर मोड क्या है सर? आपका पर्सनल इंटरव्यू सर्वे होता है सर, टेलीफोन के ऊपर भी सर्वे होता है, मेल सर्वे भी होता है। इसके अलावा अगर आप लोग बात करेंगे ऑनलाइन और इंटरनेट सर्वे होता है, शेड्यूल मेथड भी सर्वे होता है, ठीक है। तो देयर आर द मल्टीपल मेथड जिनको आप लोगों को एक बार पढ़ना है। पर्सनल इंटरव्यू सर्वे का मतलब आप लोग फेस टू फेस मिलते हैं और वहां पर आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, वो जवाब देते हैं, उनको आप लोग रिकॉर्ड करते हैं। टेलीफोन का मतलब यहाँ पे टेलीफोन कन्वर्सेशन का सहारा लिया जाता है। मेल जो आपका सर्वे होता है या क्वेश्चनर बाय द पोस्ट होता है ना, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन एंड आंसर किए जाते हैं वो मेल का सहारा लेके, ईमेल का सहारा लेके किए जाते हैं। ये नाम से भी आपको पता चला होगा। इसी तरीके से इंटरनेट का मतलब आप लोग ईमेल के थ्रू या अलग अलग फॉर्म्स भरवाते हैं, उन तमाम मेथड्स का इस्तेमाल करके ऑनलाइन या इंटरनेट सर्वे को डन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका एक शेड्यूल्ड मेथड होता है। ये कुल मिलाकर के 5 मेथड है जिनको आपको लिख के आना है। अगर आपसे पूछा जाता है सर्वे क्या है और मेजर मोड ऑफ द सर्वे क्या रहते हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे अगला जो क्वेश्चन रहेगा सर हाइपोथेसिस क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा था हाइपोथेसिस का मतलब किसी भी चीज के इंप्लीमेंटेशन के लिए कई बार हमें ऐसे सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस और पॉइंट को कंसीडर करना पड़ता है जिनके बिना वो चीज पॉसिबल नहीं है, उनको आप लोग क्या कहते हो सर? हाइपोथेसिस कहते हो, ठीक है। तो इसको भी आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर कोई समझाने वाली बात है नहीं। अच्छा, ये पॉइंट आपको जरूर गो थ्रू करना है सर। आपका एक्सेप्टेंस एंड द रिजेक्शन क्या होता है सर? पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है? बेस्ट क्रिटिकल रीजन क्या होता है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा सारी चीजें मैंने पावर ऑफ टेस्ट को लेकर के अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है, ध्यान दीजिएगा सर, चाई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है, ठीक है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसी स्लाइड को मैं करवाऊंगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, ठीक है। अब इसके अलावा भी अगर आप लोग देखेंगे तो एक क्वेश्चन है, आपको रिसर्च रिपोर्ट के सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करना है। अलग अलग टाइप की रिसर्च रहती है या रिपोर्ट रहती है, जहां पे बेसिकली 6 जो आपकी रिपोर्ट है उनको आपको पढ़ के जाना है। कुल मिलाकर के यही वो क्वेश्चन है जो इस बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जहां पर हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग इस सेशन को जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट रखेंगे और जो भी बच्चे पीडीएफ के लिए डिमांड कर रहे थे उनको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इस वीडियो को हाइप करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो एक क्वेश्चन है जो मैं आपको करा देता हूं सर, चाई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है और जेड टेस्ट क्या होता है? देखिए, चाई का जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा तो आप सभी जानते होंगे, ये आपका चाई होता है, ये आपका चाई स्क्वायर टेस्ट होता है। चाई स्क्वायर टेस्ट अपने आप में एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, जो बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जिसका यूज आप लोग करते हो डिटरमाइन करने के लिए वेदर देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक और चीज है यार, बोर्ड देखिए कितना लैग कर रहा है, ठीक है, तो मैनेज कर लीजिएगा। माने आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है और जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, इसको डिटरमाइन करने के लिए आप लोग चाई स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, देखिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखा हुआ है चाई स्क्वायर इज इक्वल टू था सिग्मा और ब्रैकेट में आपका ओ माइनस में ई का होल स्क्वायर है और डिवाइड में क्या है आपका ई है। याद रखिएगा, ओ का मतलब ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी होता है, ई का मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अच्छा, एग्जांपल दिए गए हैं, इसके यूजेस क्या हैं सर? अगर आप लोग गुडनेस ऑफ फिट
बिट को टेस्टिंग करना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। टेस्टिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द एट्रीब्यूट्स को बेसिकली देख सकते हैं। टेस्टिंग एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के छोटा सा टेस्ट है। इसी तरीके से आपका एक टी टेस्ट होता है, ये भी आपका एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जिसका आप लोग इस्तेमाल करते हैं टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन व्हेन द सैंपलिंग साइज इज स्मॉल, यानी कि अगर आपका सैंपलिंग साइज है लेस देन इक्वल टू 30 रहता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप लोग टी टेस्ट करते हैं। एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, और जब भी आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा, अननोन रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है टी टेस्ट का? सर ये आपका बेसिकली कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। जस्ट ए मिनट, इसके अंदर आपको म्यू माइनस करना होता है, एस अपॉन में आप लोग अंडर रूट एन लेकर के चलते हैं। ये वाला फॉर्मूला है जहां पे आपका एक्स का बार क्या है सर, सैंपल मीन रहेगा, म्यू आपका पॉपुलेशन मीन रहेगा, एस आपका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, एन आपका सैंपल साइज रहेगा। ठीक है, यानी कि आपका सैंपल का साइज क्या है उसको आपको यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये टी टेस्ट भी पूछा जाता है। इसके अलावा आपका एक जेड टेस्ट होता है। जेड टेस्ट भी अपने आप में एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जिसका यूज करते हो टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द पॉपुलेशन मीन व्हेन द सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपका सैंपल साइज है वो ग्रेटर देन 30 रहेगा। इससे पहले जो आपने पढ़ा था टी टेस्ट पढ़ा था, यहाँ पे जो सैंपल साइज था वो लेस देन इक्वल टू 30 था। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 30 है तो आप लोग क्या करते हैं, जेड टेस्ट करते हैं। फॉर्मूला ये वाला रहेगा, जेड इज इक्वल टू द एक्स का बार माइनस में म्यू, नीचे क्या है सिग्मा अंडर रूट एन। ठीक है ना, ये आपको देखना है। एक्स का बार सैंपल मीन होता है, म्यू आपका पॉपुलेशन मीन होता है, सिग्मा आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एन आपका सैंपल साइज होता है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन है, यूजेस हैं, इसका फॉर्मूला है और आपको एग्जांपल है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर लिखने हैं ताकि एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे सके। इसके अलावा जो आपका पैरामेट्रिक और आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये भी कुछ इस तरीके के सवाल है जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। और टाइप ऑफ द रिपोर्ट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। पीपीटी के अंदर कुछ बुनियादी मैंने बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज के अंदर ना आपको टाइप्स ऑफ रिपोर्ट भी प्रोवाइड कर दी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका छोटा सा सेशन था, ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने आज के क्लास के अंदर डिस्कस किया। जो पार्ट 2 था उसके अंदर कुछ ज्यादा समझने वाला है नहीं, बस बुनियादी तौर पे ये बात है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाए और आप लोग एक बार पढ़ करके ना अपने एग्जामिनेशन के अंदर इजीली पास हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों अगर आप लोग पार्ट अटेंड करते हैं और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ करके लिख के आते हैं तो डेफिनेटली ना केवल आप लोग पास हो सकते हैं बल्कि अच्छे मार्क्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।